हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का पहला केस है तुम्पा बसक वर्सेस तूफान बसक। केस में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, दृष्टि जुडिशरी ने क्लैट 2026 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। वो सारे एस्पायरेंट्स जो क्लैट 2026 को देने का विचार कर रहे हैं वो इंक्वायरी जरूर करें। कंपटीशन की जर्नी को बिना मेंटोरशिप के तय करना मतलब किसी रास्ते पे बिना जीपीएस के निकल जाना। अब ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन तक पहुंचना इम्पॉसिबल नहीं है, बिना जीपीएस के भी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप कई बार भटकेंगे, गलत टर्न लेंगे, गलत रास्ता लेंगे, रुक जाएंगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और कंपटीशन में अनफॉर्चुनेटली आपके पास इतना टाइम नहीं होता। इसीलिए जीपीएस ऑन कीजिए, मेंटरशिप सीख कीजिए और प्रॉपरली एफिशिएंटली बिना टाइम वेस्ट कीजिए करे अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन शुरू कीजिए। नेशनल लेवल कंपटीशन है, मेंटरशिप इज क्वाइट इंपेरेटिव। Anyhow, let's start with the case. Like I said, केस का नाम है तुम्पा बसक वर्सेस तूफान बसक। अब केस मेंटेनेंस पे है और केस में मेंटेनेंस को बड़े ही अच्छे से एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया गया है। आप मेंटेनेंस से जुड़ा आंसर जब भी लिखें इस केस को मेंशन करें। केस में क्या हुआ कि तुम्पा जी और तूफान जी हस्बैंड एंड वाइफ थे, इनका एक बेटा था, लेकिन शादी के कुछ ही टाइम बाद इनके बीच में एक डिस्कॉर्ड और डिसहार्मनी आ गई, जिसकी वजह से दे डिसाइडेड टू सेपरेट। अब सेपरेशन के दौरान तुम्पा जी ने मेंटेनेंस के लिए फाइल किया, जो कि कोर्ट ने अवॉर्ड कर दिया और 30,000 रुपए का मेंटेनेंस मंथली बांधा गया। कुछ टाइम बाद सर्कमस्टांसेस चेंज हुए और तूफान जी रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद इनकी इनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो थी वो ऑल्टर हो गई और इन्होंने कोर्ट में मेंटेनेंस के रिडक्शन के लिए अप्लाई किया। कोर्ट ने रिडक्शन अलाउ किया और 30,000 से 20,000 रुपए कर दिया। तुम्पा जी इस रिडक्शन को चैलेंज करती हैं और कोर्ट ऑब्जर्व करता है बहुत कुछ। रिडक्शन अवॉर्ड किया गया था कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करके और उन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट था आईटीआर। अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देखिए, आईटीआर जो है इनकम टैक्स रिटर्न एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। टैक्स रिटर्न्स सेल्फ डिक्लेरेशन पे बेस होते हैं और हमेशा ये प्रोबेबिलिटी कंटेन करते हैं कि इनकम को अंडरस्टेट किया गया है या अंडर रिपोर्ट किया गया है। तो ये बेसिस और ये अजम्पशन कि एक व्यक्ति की तनख्वाह कम हो गई है और इस अजम्पशन को सब्सटैंशिएट करने के लिए आप उसका आईटीआर अगर देखते हैं तो आपका तरीका गलत है। While considering or examining the scope of a person's income and his financial means, you need to go beyond ITR। ठीक है, आप उनकी पास्ट अर्निंग्स को कंसीडर कीजिए, उनकी करंट पोटेंशियल इनकम को कंसीडर कीजिए, उनके एसेट्स क्या हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, इसको कंसीडर कीजिए। अगर कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कोई म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है या कोई और इन्वेस्टमेंट है, कोई ग्रेच्युटी है, कोई रिटायरमेंट फंड है, ये सब भी कंसिडरेशन में आना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि मेंटेनेंस के अमाउंट को ऑल्टर करना है या नहीं। मेंटेनेंस का नेचर और पर्पस वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, विच वॉज प्रोवाइडिंग अ लेडी अ मेयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बस उसके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करने का एक जरिया, बस ये एक्नॉलेज करने का एक छोटा सा सबूत कि हाँ वो कभी पत्नी थी। that is a very redundant approach. Maintenance needs to be interpreted as per the modern socio-economic realities, which is very important. जरूरी है कि मेंटेनेंस को एक खैरात की तरह ना देखा जाए। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ mere handout. इट नीड्स टू इंश्योर कि वो लेडी जो कभी पत्नी थी, जो कभी होम मेकर थी, जिसने अपनी अर्निंग्स को, अपने करियर को सैक्रिफाइस किया उस पुरुष के परिवार को संभालने के लिए, उसका घर बनाने के लिए और हाउस होल्ड में भले ही इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली इनकम वाइज और फाइनेंशियली, लेकिन इनडायरेक्टली एक सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उसके इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया जाए। वो लाइफस्टाइल जो शादी के दौरान पति के साथ वो एंजॉय कर रही थी, वो पति के बिना भी उस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर सके। दैट इज व्हाट द
agenda of maintenance is that the lady should be able to maintain the same lifestyle with the same stability and continuity that she was able to before she decided or before she separated. Especially, but like I said, kyunki you cannot deny the the contribution of a woman in a marriage. It is undeniable, it cannot be overlooked. बस क्योंकि पुरुष बाहर जाके कमा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री घर में कुछ नहीं कर रही, वो उन ईंट पत्थरों के स्ट्रक्चर को घर बना रही है. ही इज कमिंग बैक टू होम नॉट हाउस. वो उस घर को साफ रख रही है, उसकी बच्चों को पाल रही है, उसकी लीनिएज को कंटिन्यू कर रही है, उसके माता पिता का ख्याल रख रही है, उसकी जरूरतों का ख्याल रख रही है, उसके खाने का, उसके पीने का. द फैक्ट कि वो आराम से घर से बाहर जाके कमा सके, इसको एंश्योर ये लेडी ही कर रही है और इसके इस कंट्रीब्यूशन को आप एक्नॉलेज करेंगे ही. और मेंटेनेंस इसको एक्नॉलेज करने का एक तरीका है. पोस्ट सेपरेशन मेंटेनेंस नीड्स टू मिरर द वाइफ्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यूरिंग मैरिज. शादी के दौरान उसका क्या लाइफ स्टैंडर्ड था, शादी के दौरान उसका क्या लाइफस्टाइल था, मेंटेनेंस उसी को मिरर करना चाहिए. बेयर मिनिमम एग्जिस्टेंस पे इस मेंटेनेंस को रिड्यूस नहीं किया जा सकता. ठीक है. वाइल हस्बैंड्स रिटायरमेंट कैन डेफिनेटली बी अ फैक्टर, लेकिन कोर्ट को ये इंश्योर करना जरूरी है कि रिडक्शन एक लेडी को हार्डशिप की तरफ पुश नहीं कर रहा. हस्बैंड की रिड्यूस्ड इनकम, हस्बैंड की रिड्यूस्ड फाइनेंशियल कैपेसिटी वाइफ के राइट के साथ बैलेंस करती होनी चाहिए और यही आपका बेसिस होना चाहिए मेंटेनेंस के ऑर्डर को या मेंटेनेंस के अमाउंट को मॉडिफाई करने का. ठीक है. तो आप देखिए कि मेंटेनेंस को एक नई नजर से, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एटीट्यूड से देखा गया है. आप किस तरह के जज बनेंगे, आपके जजमेंट्स में क्या रिफ्लेक्ट करेगा, आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी प्रोग्रेसिवनेस, आपका एक डेवलप्ड एटीट्यूड, आपका एक खुला दिमाग, आपकी न्याय करने की क्षमता, ये सब कुछ आपके आंसर्स में दिख जाता है. The way you cite cases, the way you interpret law, the way you express yourself regarding that provision, all of it is shown in those answers. और यही है जो आपको उम्दा जज बनाता है, जो आपको रैंक की तरफ ले जाता है. मेंटेनेंस से जुड़ा आप कोई भी आंसर लिखें, इस केस को जरूर मेंशन कीजिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न टाइम्स से अडियर करता हुआ केस लॉ है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल केस लॉ. ठीक है. सेक्शन 125 सीआरपीसी अब सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए. सेक्शन का इंटेंट, पर्पस, कंटेंट सब कुछ बिल्कुल सेम है. अभी भी इट सेज द सेम थिंग. एनी पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मींस हैं और वो रिफ्यूज या नेग्लेक्ट कर रहा है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, या फिर लेजिटिमेट इलेजिटिमेट औलाद को मेंटेन करने के लिए जो माइनर है या डिसेबल्ड है, या फिर माता पिता को मेंटेन करने के लिए जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, उसे कंपेल किया जा सकता है कि आप उन्हें मेंटेन कीजिए, आप उनको सरवाइव करने में हेल्प कीजिए, सस्टेन कीजिए. ठीक है. कौन ये ऑर्डर पास कर सकता है? मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपॉन प्रूफ ऑफ सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल. और इस प्रूफ पे वो एक मंथली अलाउंस मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकता है एट द रेट दैट ही डीम्स फिट. इनकम को, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को, लाइफस्टाइल को, लोगों की जरूरतों को, सबको ध्यान में रख के ये तय किया जाता है कि कितना भत्ता मिलना चाहिए. मेंटेनेंस लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन पर एक्सटेंड करता है जो भले ही मेजर हो चुके हैं लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते किसी फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी के चलते. ठीक है. बट इट एक्सक्लूड्स मैरिड डॉटर्स. पेंडेंसी, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स मैजिस्ट्रेट इंटरिम मेंटेनेंस भी ऑर्डर कर सकता है फॉर वाइफ, चाइल्ड, फादर और मदर अलोंग विद लिटिगेशन कॉस्ट जो एप्लीकेशन फाइल करने के दौरान, लिटिगेशन के दौरान उन लोगों ने इनकर की. Maintenance allowance shall be payable from the date of the order or from the date of the application as per the decision of the magistrate. कि भाई जिस दिन जजमेंट पास हुआ है, जिस दिन ऑर्डर आया है, उस दिन से मेंटेनेंस पे करना है, या जिस दिन मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की थी उस दिन से मेंटेनेंस पे करना है. ये सब कोर्ट डिसाइड करता है. अगर हस्बैंड ने शादी कर ली है या हस्बैंड अपनी मिस्ट्रेस को अपने साथ रखता है और इस वजह से वाइफ सेपरेट हो गई है, तो ये सेपरेशन का एक वैलिड ग्राउंड है और मेंटेनेंस को डिनाई आप इस ग्राउंड पे नहीं कर सकते.
हस्बैंड कहे अरे मैं तो साथ रखने को राजी हूं लेकिन वही नहीं रहना चाहती, तो आप उसे पूछ लीजिए कि वो क्यों नहीं रहना चाहती, क्योंकि अगर वो बिना जस्टिसेबल रीजन के, बिना रीजनेबल कॉज के अलग हो गई है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा. शी forfeits her right to maintenance, right? So this is what maintenance is about, and it is very very important that you understand what it is and the significance of this case. So make sure that you incorporate it. एक बहुत अच्छा बेहतरीन आंसर बन के निकलेगा अगर आप इस केस को ऐड करते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं सुरेश चंद्रा वर्सेस पारस राम, जो कि ऑर्डर 41 रूल 4 पे है. ठीक है, अब इस केस का बैकग्राउंड क्या है? बहुत ही सिंपल है. इनिशियल सूट और डिक्री पास होती है, मतलब फर्स्ट एपेलेट कोर्ट से एक डिक्री आती है दो डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट. ठीक है, उन दो डिफेंडेंट्स में एक डिफेंडेंट थे सुरेश चंद्रा जी. अब ये दोनों एमपी हाई कोर्ट में जॉइंटली एक अपील करते हैं उस डिक्री को चैलेंज करते हुए, लेकिन अपील की पेंडेंसी के दौरान ही सुरेश चंद्रा जी की डेथ हो जाती है. जो दूसरा डिफेंडेंट था वो टाइमली लिमिटेशन के दौरान सुरेश चंद्रा के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करता और अबेट हो जाती है ये अपील अंडर ऑर्डर 22. हाई कोर्ट इस अपील को डिसमिस कर देता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ अबेटमेंट, कि भाई जॉइंटली अपील फाइल की गई थी, डेथ ऑफ द पार्टी इज अ रीजन ऑफ अबेटमेंट. ठीक है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, मैरिज के कारण सूट अबेट हो सकता है. अब जो सर्वाइविंग एपेलेंट था उसका कहना था कि ऑर्डर 41 रूल 4 की वजह से मेरी अपील प्रोटेक्टेड है, आप इसे डिसमिस नहीं कर सकते, इट हैज नॉट अबेटेड, क्योंकि डिक्री जो है वो कॉमन ग्राउंड्स पे बेस्ड थी और इसलिए एक सर्वाइविंग डिफेंडेंट को या एक सर्वाइविंग एपेलेंट को ये राइट मिल जाता है कि वो अपील को कंटिन्यू करे. दैट वाज हिज कंटेंशन. अब इस कंटेंशन को प्रॉपरली समझ लेते हैं. ऑर्डर 41 रूल 4 एक्चुअली है क्या? अब आप समझने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है. मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना सिग्निफिकेंट है ये तो मतलब इस पे थोड़ा सा डिबेट है ऑफ कोर्स, लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये केस बहुत काम आएगा. डीजीएस, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में ऑर्डर्स रूल सीधा सीधा पूछ लिए जाते हैं और ऑर्डर 41 एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, राइट? सो उससे रिलेटेड रूल्स आपको याद रहने चाहिए और केस लॉस के थ्रू जब आप इन ऑर्डर्स को समझते हैं, रूल्स को समझते हैं, तो इनको याद रखना इजी हो जाता है. वरना सीपीसी को याद रखना ऑर्डर्स और रूल्स को, तमाम ऑर्डर्स हैं, तमाम रूल्स हैं, उनको मेमोराइज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है. दिस इज वन वे, अ वेरी significant, a proven method to make sure that you remember these orders, right? अब ऑर्डर 41 रूल क्या कहता है ये मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी. ठीक है, I'll try my best कि आप इसे समझ जाएं. एग्जाम्पल से समझते हैं. कल ही हमने केस पढ़ा था कात्यायनी वर्सेस संजीवा रेड्डी का, जिसमें कात्यायनी कंपेंसेशन अमाउंट को क्लेम कर रही थी. तो उसी के आसपास समझने की कोशिश करते हैं. अब इमेजिन करिए कि कात्यायनी जो थी वो टोटल 5 बहनें थी, राइट? यलप्पा और जयलक्ष्मी के 8 बच्चे थे. कात्यायनी अपनी 5 बहनों के साथ मिलके कंपेंसेशन अमाउंट को क्लेम करती हैं कि भाई कंपेंसेशन अमाउंट जो है हमारी पैतृक संपत्ति को एक्वायर करके आया है, उस पे हम सभी का अधिकार है, हम सब बहनों का भी अधिकार है, सिर्फ बेटों का अधिकार नहीं है. कोर्ट इस बात को डिसमिस कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता और बेटों को ही उस कंपेंसेशन पे एंटाइटलमेंट दे देता है. अब ये जो डिक्री आई है वो कात्यायनी और उनकी बहनों के फेवर में नहीं आई, इट इज अगेंस्ट देम. तो ये क्या करेंगे? इसे चैलेंज करेंगे. अब चैलेंज में कात्यायनी सिर्फ जयश्री अपनी एक बहन के साथ पढ़ पाती है, बाकी 3 बहनें अपील में नहीं जाती. दे डोंट पार्टिसिपेट इन द चैलेंज ऑफ दैट डिक्री. अपील फाइल की जाती है सिर्फ 2 बहनों द्वारा और बाकी 3 चुप हो जाती हैं. अब ऑर्डर 41 रूल 4 क्या कहता है कि अगर मल्टीपल कॉमन ग्राउंड है, बहुत सारे लोगों को के पास एक कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन ग्राउंड है, और कायदे में उन सबको साथ में आना चाहिए था अपने ग्रीवेंस को रिपोर्ट करने के लिए, चाहे वो अपील हो चाहे सूट हो, लेकिन वो सब साथ में नहीं आए. एक आ गया या 2 आ गए, मतलब सब नहीं आए, उनमें से कुछ आ गए. अब वो लोग क्या करेंगे? वो बाकी जो लोग नहीं आए जिनको आना चाहिए था, जैसे वो 3 बहनें, उनको
जयश्री और कात्यायनी प्रोफॉर्मा रिस्पोंडेंट्स बना देंगी क्योंकि अपील थी। प्रोफॉर्मा रिस्पोंडेंट्स या प्रोफॉर्मा पार्टीज कौन सी होती है? जो टेक्निकली पार्टीज होती हैं लेकिन केस से उनका डायरेक्ट रिलेशन या बियरिंग नहीं होती, मतलब दे आर नॉट रियली क्लेमिंग एनी रिलीफ, दे आर नॉट रियली चैलेंजिंग एनीथिंग, ठीक है, लेकिन उन्हें फिर भी पार्टी बना दिया जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि केस में ये पार्टी बने रहें और केस का जो जजमेंट आए वो इनको भी बाइंड करे। तो ये बेनिफिशियरी भी हो सकती हैं और इनके अगेंस्ट भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस कैपेसिटी में थे, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बियरिंग उनकी केस में नहीं होती है। वो इसीलिए शामिल किए जाते हैं क्योंकि केस का कहीं ना कहीं उनसे लेना देना है, जजमेंट उन पे भी बाइंडिंग हो, पार्टी ये चाहती है, लेकिन वो खुद नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ये है प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट्स, ठीक है, या प्रोफॉर्मा पार्टीज। अब कात्यायनी और जयश्री जो है अपनी 3 बहनों को प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट्स बना देती हैं और तीनों भाई जो हैं वो रिस्पोंडेंट्स ऑलरेडी हैं ही, क्योंकि जजमेंट उनके फेवर में आया है। हाई कोर्ट जो है वो कात्यायनी और जयश्री के फेवर में जजमेंट दे देता है और उनकी बात मान लेता है और कहता है हाँ बिल्कुल, अगर कंपेंसेशन पैतृक संपत्ति को एक्वायर करके मिला है तो वो सब बच्चों में बराबर बटेगा। अब देखो जजमेंट का इफेक्ट क्या है। जजमेंट का जो जजमेंट है वो लोअर कोर्ट के डिसीजन को पूरी तरह से रिवर्स कर रहा है, चेंज कर दे रहा है, ओवर रूल कर रहा है, और उसका बेनिफिट एपेलेंट को मिल रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट अकेले कात्यायनी और जयश्री को नहीं मिल रहा, उसका बेनिफिट उन 3 बहनों को भी मिल रहा है जिन्होंने अपील में पार्टिसिपेट नहीं किया। यह है ऑर्डर 41 रूल 4 का फोर्स। So when people do not participate in the challenge, right, but the judgment if comes out in favor of the appellants is binding on them too, then मतलब it can happen, ये हो सकता है। इससे क्या होता है कि भाई अब कात्यायनी और जयश्री के फेवर में जजमेंट आ गया, अब बहनों को लगेगा अरे इन्हें मिल गया हिस्सा तो हमें ही मिलना चाहिए, वो भी केस फाइल कर देंगी, तो ताकि मल्टीपल केसेस ना आए कि भाई एक के फेवर में आ गया है तो हमारा भी तो वही प्रॉब्लम था, हम भी तो वही चाह रहे थे, हमारा भी वही इंटरेस्ट था, वही ग्राउंड था, तो हम भी अपील फाइल कर देते, तो मल्टीपल अपील्स फाइल ना हो, लोगों का वही इंटरेस्ट था, वही उनकी डिमांड थी, वही उनका ग्राउंड था, बस वो मांगने के लिए सामने नहीं आए तो उनको भी दे दो क्योंकि उनका भी लेजिटिमेट राइट है। दैट इज व्हाट ऑर्डर 41 रूल 4 सेज। लेकिन ये रूल तभी अप्लाई होता है जब फाइलिंग की स्टेज पे, मतलब एंट्री की स्टेज पे सब नहीं आए, सिर्फ कुछ आए। जैसे फाइलिंग की स्टेज पे अपील फाइल किसने की? कात्यायनी और जयश्री ने, इसीलिए ऑर्डर 41 रूल 4 लगेगा, क्योंकि 5 बहनों को आना चाहिए था लेकिन आई कौन? 2। लेकिन जब जजमेंट इनके फेवर में आया तो उसका एप्लीकेशन या इफेक्ट किस पे हुआ? 5 पर हुआ। समझ गए? अब कोर्ट ने यही देखा, दिस वॉज व्हाट कोर्ट ऑब्जर्व्ड, और यही प्रॉब्लम भी थी। जो अपील थी एमपी हाई कोर्ट में वो जॉइंटली फाइल की गई। इट वॉज फाइल्ड बाय सुरेश चंद्रा एंड द अदर डिफेंडेंट टुगेदर। इट वॉज नॉट फाइल्ड जस्ट बाय द एपेलेंट, ठीक है, सुरेश चंद्रा भी उसमें पार्टी थी और इसीलिए ऑर्डर 41 रूल 4 से इनकी अपील प्रोटेक्ट नहीं हो सकती थी। ठीक, तो कोर्ट ने Bench of Justices P.S. Narasimha and Manoj Mishra observed, as the second appeal was jointly filed by 2 defendants, the benefit of the provisions of Order 41 Rule 4 CPC was not available to the surviving defendant appellant. सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ऑर्डर 41 रूल 4 की जो रेमेडी है वो तभी अवेलेबल होती है जब सिर्फ एक डिफेंडेंट अपील फाइल करता है और दूसरे डिफेंडेंट को प्रोफॉर्मा रिस्पोंडेंट्स बना देता है। कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया प्रेजेंट केस को उन सिनेरियो से वेयर वन ऑफ द डिफेंडेंट्स फाइल्स एन अपील मेकिंग अदर डिफेंडेंट्स एज रिस्पोंडेंट्स अमंगस्ट मल्टीपल डिफेंडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सिंस सेकंड अपील को जॉइंटली फाइल किया गया था दोनों डिफेंडेंट ने, ऑर्डर 41 रूल 4 का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो सिर्फ फाइलिंग की स्टेज पे मिलता है। ओके, सो दिस वाज द केस। नाउ दिस केस, the entire intention is to make you understand this very important order and very important rule. ठीक,
अब क्या है ये ऑर्डर समझ लेते हैं और थोड़ा। ऑर्डर 41 रूल 4 सीपीसी का डील्स विद हु मे अपील एंड अलाउज वन ऑफ द पार्टीज टू अपील ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। The rule states जहां पे where there are more persons than one having the same interest, one or more such persons may, with the permission of the court, appeal for the benefit of all. The provision enables one of the parties to obtain relief in appeal when the decree appealed from proceeds on a ground common to him and others. कोर्ट इन अपील में डिक्री को रिवर्स कर सकता है, वैरी कर सकता है, और वो जो वेरिएशन है या वो रिवर्सल है वो सारे ही पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, वो भी पार्टीज जो अपील में ओरिजिनली शामिल नहीं हुए। ठीक है, की प्रोविजंस क्या हैं? द रूल रिक्वायर्स परमिशन ऑफ कोर्ट फॉर वन पार्टी टू अपील ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। सारी पार्टीज के इंटरेस्ट सेम होने चाहिए अपील के सब्जेक्ट मैटर पे। डिक्री कॉमन उन ग्राउंड्स पे प्रोसीड करनी चाहिए जो सबके लिए कॉमन थे, जिनका इंटरेस्ट सेम था। नॉन अपीलिंग पार्टीज विद द सेम इंटरेस्ट कैन बेनिफिट फ्रॉम द अपील्स आउटकम। कोर्ट के पास डिस्क्रेशनरी पावर है इन अपील्स को अलाउ करने की बेस्ड ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। एनीवे अपील इज नॉट रियली अ मैटर ऑफ राइट, है ना। ऑर्डर 22 डील्स विद अबेटमेंट ऑफ सूट, जो कि डेथ, मैरिज या इंसॉल्वेंसी पे हो सकता है। तो ऑर्डर 22 डील्स विद डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज ड्यूरिंग द पेंडेंसी। रूल 3 प्रोवाइड करता है कि सूट सोल प्लेंटिफ की डेथ पे अबेट हो जाएगा या फिर सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ की डेथ पे अबेट हो जाएगा। रूल 4 डील्स विद द प्रोसीजर ऑन डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल डिपेंडेंट और ऑफ सोल डिपेंडेंट वेयर राइट टू सू सर्वाइव्स। अगर राइट टू सू सर्वाइव कर जाता है तो सूट भी कंटिन्यू कर जाता है। अब आप कहेंगे कि डिपेंडेंट के पास राइट टू सू, बेसिकली इट मीन्स कि अगर एक ऐसी जिम्मेदारी है, जैसे डिपेंडेंट की डेथ हो गई, सूट की पेंडेंसी के दौरान प्लेंटिफ तो जिंदा है जिसके पास कॉज ऑफ एक्शन था, लेकिन जिसके अगेंस्ट कॉज ऑफ एक्शन इंस्टीट्यूट किया गया वो मर गया, तो अब सूट कैसे चलेगा? क्योंकि रिलीफ किससे मांगी जाएगी? जजमेंट किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट होगा? तो ये देखा जाता है कि भाई ये जिम्मेदारी जो है ये एक्सटेंड की जा सकती है। क्या इस जिम्मेदारी का भार कोई और भी उठा सकता है? मतलब लेजिटिमेटली, लीगली क्या ये जिम्मेदारी किसी और पे भी लगाई जा सकती है? एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि ए कहता है ये जमीन मेरी है और इस जमीन पे बी और उसके बच्चे कब्जा करके बैठे हैं। कोर्ट में केस चला जाता है। कोर्ट के केस के दौरान बी की डेथ हो जाती है, लेकिन जमीन तो ए के पास नहीं आई, जमीन पे अभी भी ए के सर्वाइवर्स, ए के जो एयर्स है वो कब्जा तो करके बैठे हैं, तो सूट सर्वाइव कर जाएगा, है ना। Rule 9 provides for abatement by reason of death where right to sue does not survive to legal representatives. Order में substitution of legal representatives की जरूरत है within the prescribed limitation to avoid abatement. तो right to sue अगर survive करता है तो आपको substitute करना पड़ता है legal heirs को within the time frame. If you don't do it, the suit automatically abates. ठीक है, डिस्टिंक्शन दे रखा है जॉइंट अपील और इंडिविजुअल अपील्स का, आप इसे पढ़ सकते हैं अपने फर्दर नॉलेज के लिए। अब हम आते हैं अपने अगले केस पे, जो एक बहुत ही कमाल का और बड़ा दिलचस्प केस है, और ये कहाँ कैसे आप यूज कर सकते हैं मैं आपको एंड में बताऊंगी, वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। तो केस का नाम है कुमारी शुभा अलियास सुभाष शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, अब सुभाष शंकर जो है वो 20 साल की हैं, लॉ स्टूडेंट हैं एट बीएमएस लॉ कॉलेज बैंगलोर। ठीक है, अरुण वर्मा उनके क्लोज फ्रेंड और उनके क्लासमेट। दिनेश दीनाकरन 28 साल के एक मैरिड मैन जो कि अरुण जी के कजन भी हैं। वेंकटेश 19 साल का एक टीनेजर जो कि दिनेश का मित्र है। और अब आती है फाइनल पार्टी, बीवी गिरीश 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इंटेल पे काम करता था। अब कहानी क्या थी? कहानी बिल्कुल बॉलीवुड की मूवी जैसी है। शुभा के पेरेंट्स कहते हैं कि बीवी गिरीश से तुम्हारा रिश्ता हम तय करना चाहते हैं। वो गिरीश के परिवार को अप्रोच करते हैं और रिश्ता तय कर देते हैं। मच टू शुभा's disapproval, she did not approve of this relationship और मैरिज। ठीक है,
उसकी सगाई कर दी जाती है और नेक्स्ट ईयर अप्रैल में उसकी शादी भी फिक्स हो जाती है। काफी कोशिश की उसने कि उसके पेरेंट्स उस पर ये शादी फोर्स ना करें, लेकिन नहीं माने। उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी जाती है, ये कह के कि भाई ससुराल वाले अगर चाहेंगे तो तुम्हें पढ़ा देंगे, अब हम उनकी मर्जी के बिना इस एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। एक रात शुभा और गिरीश मिलते हैं। शुभा गिरीश को एक रेस्टोरेंट पे या जॉइंट पे बुलाती है और फिर रेस्टोरेंट से वो लोग एयर व्यू पॉइंट पे निकल जाते हैं, जो एयरपोर्ट के आसपास का एक आइसोलेटेड एरिया था जहां पे प्लेन उड़ते हुए नजर आते थे। एविडेंटली इट वाज ब्यूटीफुल थिंग, है ना। बैंगलोर एयरपोर्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, इट्स नॉट इन बैंगलोर बाय द वे, राइट। खैर चलो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अब एयर व्यू पॉइंट पे ये लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। सडनली एक नकाबपोश व्यक्ति आता है, उसके हाथ में लोहे का रॉड है, स्टील का रॉड है एक्चुअली, और उस स्टील के रॉड को वो गिरीश के सर पे मार देता है मल्टीपल टाइम। गिरीश इंजर्ड हो जाता है, धराशायी हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है। शुभा उसे लेकर हॉस्पिटल भागती है और हॉस्पिटल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गिरीश मर जाता है। मर्डर का केस लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली अटैक करके मर्डर किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और 4 अक्यूज्ड को पकड़ा जाता है। और वो 4 अक्यूज्ड कौन थे? शुभा शंकर, अरुण वर्मा, दिनेश, वेंकटेश। एविडेंटली शुभा जी ने अपनी लोकेशन को डिस्क्लोज किया, अपने क्लासमेट को बताया कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं। क्लासमेट ने दिनेश जी और वेंकटेश जी से कहा कि नाउ यू हैव टू एक्ट। वो जो अरुण था वो फोन पे था, दिनेश बाइक चला रहा था, वेंकटेश ने अटैक, ठीक है, और दिनेश बाइक पे एविडेंटली वेट कर रहा था। फिर अटैक करके वो बाइक पे बैठता है और ये भाग जाते हैं और वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अरुण के साथ, दिनेश के साथ, वेंकटेश के साथ जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंसेस हुए थे, शुभा उन्हें डिलीट कर देती है, लेकिन वो रिट्रीव हो जाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। अब शक चला जाता है सब पे। शुभा को एडिशनली 201 आईपीसी में चार्ज किया गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस। चार्जेस क्या लगते हैं? मर्डर रेड विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सभी पे। हाँ, अब कुछ मेजर क्वेश्चंस थे जो कि केस में डिटरमाइन करने थे कि भाई अब ये पूरा का पूरा केस ना सर्कमस्टेंशियल है, देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस दैट लीड्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन्स गिल्ट। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को इस केस में किस तरह से असेस किया जाना चाहिए, दैट वाज वन क्वेश्चन। दूसरा, कॉन्स्पिरेटर्स का रोल अलग अलग है पूरे ट्रांजैक्शन में। एक बाइक पे बैठा है, एक फोन पे बात कर रहा है, अटैक करने वाला एक सिंगल आदमी है और एक ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। तो इनकी लाइबिलिटी किस तरह से मतलब एडजुडिकेट की जाएगी, किस तरह से एनफोर्स की जाएगी। दूसरा, शुभा का मेंटल स्ट्रेस, the fact that she was forced into this institution, the fact that she was forced to leave her education and college to get married to a man she did not even want to marry, did that play a factor in this entire transaction? क्या इस फैक्टर को कंसिडर करके हम शुभा को किसी तरह का रिलीफ दे सकते? ये है इस जजमेंट का हार्ट। देखो, मर्डर हुआ, जो भी हुआ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, इट्स ऑल a very normal part of criminal law. We keep reading about it in multiple cases, हम उनको आंसर्स में भी लिखते हैं। लेकिन the heart of the judgment is this reformative approach that court adopted in this case. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कोर्ट ने कहा कि भाई प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है सर्कमस्टेंसेस का एक पूरा का पूरा चेन, मोटिव, मींस, अपॉर्चुनिटी, सब साबित करनी पड़ती है। उन्हें पजल के पीसेस को इस तरह से जोड़ना पड़ता है कि जो पिक्चर सामने आए वो सिर्फ और सिर्फ गिल्ट दिखाए, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस पे शुभा को लायबल होल्ड किया गया क्योंकि there is this adverse presumption that can be drawn from the act of the accused, जो कि सेक्शन 114 एविडेंस कहता था, है ना, कि भाई शुभा ने कॉरेस्पॉन्डेंसेस, मैसेजेस, सब कुछ डिलीट कर दिए, कॉल्स डिलीट कर दिए, जो कि समझ भी आ गए, मतलब रिट्रीव हो गए। अब कॉल पे क्या बात हुई है वो तो नहीं रिट्रीव हुआ, बट द फैक्ट दैट शी डिलीटेड ऑल दैट वाज रिट्रीव्ड, कि ये डिलीट किया गया है, वो डिलीट किया गया है। इससे उसके अगेंस्ट एक एडवर्स प्रिजम्पशन ड्रॉ हो रहा है कि भाई आप डिलीट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली क्योंकि आपको कुछ छुपाना है, आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पजेस करते हैं जिसे आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, मे बी इट इज इनक्रिमिनेटरी, जो आपको फंसा सके। दूसरा, इन जो बाकी बचे हुए अक्यूज जो थे, दिनेश, वेंकटेश, ये एलिबाइज एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, मैं तो वहां था, मैं हॉस्पिटल में था, यहाँ था, वहां था।
वो सारी एलिबाइज झूठी निकली। अगेन द सेम प्रिजम्पशन दैट वाज ड्रॉन इन अगेंस्ट ऑल दीज पीपल कि भाई तुम झूठी एलिबाइज क्यों दे रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव, देयर इज डेफिनेटली अ कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट व्हिच यू आर ट्राइंग टू हाइड। ठीक है, अगर आप वहां होते तो किसी तरह का कोई रिकॉर्ड या एविडेंस होता, आपके पास कोई सबूत होता, आप कोर्ट को बता सकते, दिखा सकते कि देखिए मैं वहां नहीं था, मैं सीन ऑफ क्राइम पे मौजूद नहीं था। Since you cannot do it, you are falsely trying to prove to the court कि मैं वहां था, shows that you are somewhere involved in the entire crime। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी की लाइबिलिटी में सबको गिल्टी पाया गया और सब पे मर्डर का चार्ज लगाया गया। अब आता है रिफॉर्मेटिव जस्टिस विमेन के लिए। लाइक आई सेड, ये है जजमेंट का हार्ट। वाई रिफॉर्मेटिव, वाई नॉट प्यूनिटिव? रिफॉर्म की तरफ क्यों ध्यान देना है, पनिशमेंट की तरफ क्यों नहीं? फैक्ट्स को एग्जामिन कीजिए। एक लड़की को एंगेजमेंट के लिए फोर्स किया गया, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई, वो ये सब नहीं चाहती थी, उसने बहुत समझाया, बहुत मनाया, रोई पीटी लड़ी, सब किया, पेरेंट्स नहीं माने। सोशल नॉर्म्स ने, सोसाइटल प्रेशर ने उसकी ऑटोनॉमी को स्टिफल कर दिया, उसकी एजुकेशन को उससे छीन लिया, जो कि उसका बेसिक ह्यूमन राइट है। समाज या माशरा स्त्रियों से एक एक्सपेक्टेशन लगाता है, क्या? कि आप इंडिपेंडेंट क्रीचर्स नहीं, आप एविडेंटली डिपेंडेंट हैं, आपको सोचने का, समझने का, खुद के लिए डिसीजन लेने का अधिकार नहीं। इसीलिए हम जो आपको सस्टेन कर रहे हैं, वो जो भी डिसीजन आपके लिए ले, आप सर झुका के उन्हें मान लीजिए। अगर आप उन्हें नहीं मानेंगे तो वही समाज आपको बाहर निकाल देगा, बहिष्कृत कर देगा, अपनाएगा नहीं, लाइफ डिफिकल्ट बना देगा, शादी नहीं होती, रिश्ते नहीं आते, पेरेंट्स डिसोन कर देते हैं, ऑल दैट। सोसाइटी के सिस्टम का फेलियर है, पेट्रियार्की का ओवर इम्पोजिशन है, पेरेंट्स लैक ऑफ सपोर्ट, यही है जो विमेन को ऑफन इस तरह के काम करने पर मजबूर कर देता है। वी आर टॉकिंग अबाउट offenders who are also victims, oppressed people who end up doing something illegal or prohibited by law, often do it under after losing their patience। ऑपरेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी स्ट्रक्चर में हो, किसी पर भी हो, किसी तरह का हो, वो टिकिंग बॉम्ब की तरह होता है, और जब टाइम अप हो जाता है तो वो बॉम्ब फटता है और अपनी गिरफ्त में बहुत सारे लोगों को ले जाता है। क्लासिक एग्जाम्पल आर वर्सेस आलूवालिया। 10 साल वो दीपक नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी को दबाता रहा, टॉर्चर करता रहा, परेशान करता रहा। 10 साल बाद जब उसके पेशेंस का, उसके सब्र का घड़ा फूटा तो उसने उस आदमी को जिंदा जला दिया। शी बर्न्ड हिम अलाइव। She could not muster the courage to do so. It took her 10 years, क्योंकि उसके सब्र का बांध भी टूट गया था। तो जेंडर नॉर्म्स, फैमिली प्रेशर, इससे कई बार ऑटोनॉमी, एक्सप्रेशन सब कंस्ट्रेन हो जाता है, दब जाता है। और जब एकदम सब चीज आप जबरदस्ती, जो चीज दबनी नहीं चाहिए, जो चीज स्टिफल नहीं होनी चाहिए, उसे आप प्रेशर से दबा देते हैं और वो हल्का सा प्रेशर रिलीज होता है तो वो बहुत जोर से बाहर आता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। इनकी चॉइसेस में अक्सर फ्री विल नहीं होती है। दे डोंट एक्ट बिकॉज ऑफ अ क्रिमिनल मेंटालिटी और बिकॉज दे हैव एन इंटेंशन टू किल। दे एक्चुअली एक्ट बिकॉज दे आर ऑप्रेस्ड बियॉन्ड रीजन एंड दे कैन नॉट टेक इट एनीमोर। और इसीलिए जस्टिस का करेक्टिव होना जरूरी है, रेट्रिब्यूटिव नहीं। अब ऑब्वियसली शुभा विक्टिम है बट वो ऑफेंडर भी है, मर्डर तो किया उसने, तो उसे अक्विट तो नहीं किया कोर्ट ने, लेकिन कोर्ट ने उसको 8 वीक्स दिए हैं टू फाइल पार्डन पिटिशंस बिफोर द गवर्नर, ठीक है, अंडर आर्टिकल 161, और तब तक उसके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखो, तुम सोच रहे हो कि मैम इस केस का क्या इंपॉर्टेंस है? इस केस का बहुत इंपॉर्टेंस है। दिस केस is a significant development in the process of judicial activism. It shows how beautifully our judiciary is developing. हमारी न्याय प्रणाली अब वाकई न्याय कर सकती है।
ये शो करता है कि किस तरह से आप एक मुजरिम में भी एक बेचारे को देख लेते हो कि वो मुजरिम है। जैसे एक व्यक्ति है, वो महीनों से भूखा है ना, और उसके बच्चे भूखे हैं, बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो ब्रेड चुरा लेता है। आप उसके गुनाह को देखोगे या उसके इंटेंट को, उसकी मजबूरी को देखोगे? अगर आप पूरी होलसम पिक्चर को नहीं देख रहे, बस एक्ट ही एक्ट देख रहे हो, तब आप न्याय नहीं कर रहे, जो कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का उद्देश्य है भी नहीं। यू नीड टू सीक द माइंड बिहाइंड इट, you need to understand the intention behind it, and if you're not doing it, you're not doing just, and that is what is beautifully shown in this case. मुझे लगता है जुडिशियल एक्टिविज्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ये केस साइट करना ही करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो केस तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया। कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे मैंने आपको ये भी बता दिया। कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 161 आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी पावर्स। Constitutional powers originate from the Constitution itself, embody broader ethical vision, prioritizing humanity, equity, while statutory powers are derived from legislature enacted laws. कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि सिर्फ पनिशमेंट देना कंप्लीट रेमेडी फॉर क्राइम नहीं हो सकता, स्पेशली जब ऑफेंडर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस क्रिमिनल एक्ट के लिए। सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, पेट्रियार्की ने, हर चीज ने उसे मजबूर किया है उस रास्ते पर बढ़ने की। Nobody is born criminal. ठीक है। Court recognize that women face heightened prejudices and gendered victimization with social norms and constraints significantly influencing their actions and expressions, particularly regarding forced marriages that curtail professional and educational aspirations. कोर्ट ने होल्ड किया कि सोसाइटी सिस्टमैटिक फेलियर्स, इनइक्वालिटीज और नेग्लेक्ट की वजह से ऑफन एक लेडी को या किसी भी व्यक्ति के क्रिमिनल बिहेवियर को शेप करती है। इट्स नॉट जस्ट अ वुमेन, इट्स वेरियस पीपल, एवरीबडी हु बिकम्स अ क्रिमिनल। Sometimes, you know, most times people act criminally not because they were criminal since the very beginning. It is the failure of the society, the failure of the government. एक व्यक्ति चोर बना है इसलिए नहीं क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लेजी है, वो इसीलिए चोरी कर रहा है क्योंकि उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं। इसको देखने का एक तरीका है, नजरिया कहते हैं। ठीक है। लीगल प्रोविजंस कौन कौन से इन्वॉल्व है? आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर, लेकिन यहाँ पे गवर्नर की पार्डनिंग पावर आई है। दोनों के बीच में डिफरेंस है। प्रेसिडेंट कैन पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस। एक्सक्लूसिव पावर में ये डेथ सेंटेंसेस को भी पार्डन कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल के केसेस में भी इनके पास पावर है, लेकिन गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर नहीं होती। उसको रिप्रीव किया जा सकता है, रेस्पाइट किया जा सकता है, लेकिन पार्डन नहीं किया जा सकता। ठीक है, दैट इज अ पावर दैट इज ओनली दैट वेस्ट्स ओनली विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 473, पावर टू सस्पेंड, रेमिट सेंटेंसेस। Appropriate government can suspend or remit sentence with or without conditions. Can seek trial judge's opinion before deciding. Conditions अगर fulfill नहीं हुई तो suspension, remission को cancel भी किया जा सकता है। Petition के rules for adults, petitioner must be in jail. Petition through jail officer or with jail declaration. 474, power to commute sentences. Appropriate government commute कर सकती है बिना consent के। डेथ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है, लाइफ को मिनिमम 7 years, 7+ years को मिनिमम 3 years, लेस देन 7 years को फाइन और रिगरस को सिंपल। की डिस्टिंक्शन, प्रेसिडेंट ऑल डेथ सेंटेंसेस, कोर्ट मार्शल यूनियन मैटर्स एटसेट्रा। अब ये सोसाइटल कंस्ट्रेंट तो हमने पूरी तरह से समझ ही लिया। तो आज के केसेस अगर देखे जाए तो बहुत ही बेहतरीन केसेस हैं। ठीक है, और इस तरह के केसेस मतलब ऑफ कोर्स हर तरह के केसेस आते हैं, समटाइम्स द केसेस आर जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और यही केसेस आपको इमीडिएटली नोट कर लेने चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू फॉलो द सीरीज रेगुलरली सो एज टू कीप अ ट्रैक ऑफ सच केसेस, जिससे आप अपने आंसर्स को एक्चुअल प्रॉपर ब्यूटिफुल आंसर्स बना सकें। एज अगर चाहिए तो मेहनत भी अलग तरह से करनी पड़ेगी, और ये उसी अलग मेहनत का एक तरीका है। तो आई होप मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रही। कोई भी अगर डाउट या परेशानी है तो कमेंट में लिख के हमें बताइए, वी विल डेफिनेटली एड्रेस इट। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।